अंडजनन। अंडजनन की क्रिया मादा के अंडाशय में, मादा के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण, अंडाणु ओवम का निर्माण, मादा के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण क्या कहलाता है? oogenesis कहलाता है, अंडजनन कहलाता है। अंडजनन की क्रिया कहाँ होती है? मादा के अंडाशय में। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि अंडजनन की क्रिया मादा की भ्रूणीय अवस्था, अंडजनन की क्रिया मादा की भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है। अंडजनन की क्रिया मादा की भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब मादा के गर्भाशय में भ्रूण, मादा के गर्भाशय में भ्रूण कौन सा होता है? मादा होता है। भ्रूण कैसा होगा? फीमेल होगा। और उस मादा भ्रूण के अंडाशय में अंडजनन की क्रिया कौन सी अवस्था में? भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है। ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भ्रूणीय अवस्था में मेजोडर्म, चूंकि हम जानते हैं अंडाशय और वृषण दोनों की उत्पत्ति, अंडाशय और वृषण दोनों की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूण की मेजोडर्म से होती है। तो भ्रूणीय मेजोडर्म से क्या बनती है? पीजीसी। ये हमने शुक्र जनन की क्रिया में भी पढ़ा था। पीजीसी क्या है? आदि जनन कोशिकाएं, आदि जनन कोशिकाएं, आदि जनन कोशिकाएं प्रीमोर्डियल जर्म सेल। और ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स क्या बनाती हैं? ये बनाती है oogonia, अंडाणु जन कोशिकाएं। ये क्या बनाएंगी? अंडाणु जन कोशिकाएं बनाती है, oogonia बनाती है। और ये oogonia का निर्माण कब हो जाता है? मादा की भ्रूणीय अवस्था में ही हो जाता है। अर्थात अंडजनन की क्रिया मादा की कौन सी अवस्था में? भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है, एम्ब्रियोनल स्टेज में ही शुरू हो जाती है। जितनी भी oogonia का निर्माण मादा के अंडाशय में होता है, वो सभी oogonia कब बन जाएंगी? भ्रूणीय अवस्था में ही बन जाती है। कब बन जाएंगी? भ्रूणीय अवस्था में बन जाती है। और जब मादा भ्रूण का जन्म होता है, जन्म के समय लगभग मादा के अंडाशय में 60,000 से 80,000 oogonia ही उपस्थित होती है। जन्म के समय मादा के अंडाशय में लगभग कितनी oogonia उपस्थित होती है? 60,000 से लेकर 80,000 तक oogonia उपस्थित होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा। oogonia का निर्माण कब हो जाता है? भ्रूणीय अवस्था में शुरू हो जाता है। इसका मतलब अंडजनन की क्रिया भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है। जिस प्रकार हमने शुक्र जनन पढ़ा था, उसी प्रकार अंडजनन की क्रिया भी, जैसे हमने शुक्र जनन में पढ़ा था स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और उसमें हमने 3 पद पढ़े थे। 3 पद कौन कौन से? गुणन, दूसरा पद हमने पढ़ा था वृद्धि, और तीसरा पद हमने पढ़ा था परिपक्वन। मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और
शुक्र जनन की स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसके समान oogenesis भी कितने स्टेप में पूरा होगा? 3 स्टेप में पूरा होगा। मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन, इन 3 स्टेप में ये पूरा होगा। तो जैसे अभी हमने बताया आपको कि हम शुरू से सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पीजीसी से स्टार्ट करते हैं। और पीजीसी क्या है? प्री मॉडियल जर्म सेल्स, आदि जनन कोशिकाएं। क्या है? आदि जनन कोशिकाएं भ्रूणीय अवस्था में ये किससे बनती हैं? मीजोडर्म से बनती हैं, मध्यचर्म से बनती हैं। कौन सी अवस्था में? ये भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था की बात कर रहे हैं। आदि जनन कोशिकाएं ये क्या बनाती हैं? oogonia का फॉर्मेशन करती हैं। oogonia क्या है? अंडाणु जन कोशिकाएं, अंडाणु जन कोशिकाएं, अंडाणु जन कोशिकाएं। तो जिस तरह से हमने वहां पर मल्टीप्लिकेशन देखा था उसी तरह से यहां पर सबसे पहले जैसे हमने ये सपोज किया कि ये क्या हो गई? oogonia हो गई। और oogonia क्या होती है? इसमें गुणसूत्रों की मात्रा द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है। अब इस oogonia में क्या होता है? डिवीजन होगा, फर्स्ट डिवीजन। और कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। और माइटोसिस के द्वारा एक oogonia से 2 oogonia और 2 oogonia से वापस इसमें पुनः क्या होता है? माइटोसिस होगा। उन्हें क्या होगा? माइटोसिस होगा। इस तरह से क्या बन जाती हैं? अनेक oogonia, हजारों oogonia का निर्माण हो जाता है। कौन सी अवस्था में? भ्रूणीय अवस्था में ही हजारों oogonia का निर्माण हो जाता है। और जितनी भी oogonia बननी होती हैं वो सभी भ्रूणीय अवस्था में बन जाती हैं। ये अवस्था कहलाती है मल्टीप्लिकेशन, गुणन अवस्था। ये अवस्था क्या कहलाएगी? गुणन अवस्था। तो जिस तरह से हमने शुक्र जनन में आपको बताया था, माइटोसिस के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा अनेक oogonia का निर्माण हो जाता है। और ये सभी जो oogonia हैं, ये सभी क्या हो गई? oogonia हो गई। और सभी क्या होती हैं? ट्वेन होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। अर्थात इनमें गुणसूत्रों की संख्या, कितनी होगी? 46। फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा हो गया, मल्टीप्लिकेशन oogenesis में। अब देखिए ये जो oogonia बनी है, जितनी भी oogonia बनी है, इन सब का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में शुरू हो जाता है। और भ्रूणीय अवस्था में ही आपको याद होगा हमने बताया था कि oogonia के चारों तरफ क्या आ जाती हैं? ऊतक कोशिकाएं चारों तरफ से घेर लेती हैं, चारों तरफ से घेर लेती हैं। और इस तरह से जो संरचना बनती है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक। तो प्राथमिक पुटक का निर्माण भी कब हो जाता है? भ्रूणीय अवस्था में हो जाता है। प्राथमिक पुटक का निर्माण कब हो जाता है? भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाता है। लेकिन इनका शेष परिवर्तन कब होगा? जब मादा की यौवन अवस्था आ जाती है और जब ऋतुस्राव चक्र शुरू होता है। जैसा कि हम ऋतुस्राव चक्र पढ़ चुके हैं, तो प्राथमिक पुटक से द्वितीयक पुटक बनेगा और द्वितीयक पुटक से क्या बनता है? तृतीयक पुटक। और तृतीयक पुटक से क्या बनता है? परिपक्व पुटक अर्थात ग्राफियन पुटक बनता है। ये oogonia जो बनी है, ये oogonia, अनेक oogonia एक साथ क्या होती है? परिवर्तित होती हैं।
अनेक उगोनियां एक साथ परिवर्तित होती हैं और परिवर्तित होकर इनमें डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट होकर क्या बनाती हैं, ये प्राथमिक ऊतक बनाती हैं। तो इसके बाद जैसे हमने एक उदाहरण एक सेल का ले लिया, हमने एक कोशिका का उदाहरण ले लिया। अब ये कोशिका अपने अंदर पोषक पदार्थ, अपने अंदर पोषक पदार्थों का और यौग की मात्रा और अन्य पदार्थों का क्या करती है, ये संग्रह करती है और संग्रह करके अपने आकार में ये क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ओगोनिया में क्या होते हैं, पोषक पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं और ये ओगोनिया क्या हो जाती है, अपने आकार में क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। इसको आसपास की पटक कोशिकाएं चारों तरफ से घेर लेती हैं और इस तरह से जो संरचना बनती है उस संरचना को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक पटक कहते हैं। और प्राथमिक पटक के अंदर जो अंडाणु कोशिका होती है, प्राथमिक पटक के अंदर जो अंडाणु कोशिका होती है वो अंडाणु कोशिका क्या कहलाती है, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte प्राथमिक अंडाणु कोशिका। जैसे हमने एक कोशिका का उदाहरण लिया है, इसी तरह से अनेक ओगोनिया का डेवलपमेंट होगा और अनेक क्या बनेंगे, प्राथमिक पटक बनेंगे। हमने एक उदाहरण लिया है, तो ये प्राथमिक जो पटक बना है, इस प्राथमिक पटक में यहाँ पर जो ओगोनिया है उसमें अंडाणु कौन सी अवस्था में होगा, प्राइमरी oocyte अवस्था में होगा। कौन सी अवस्था में होगा, प्राइमरी oocyte अवस्था में होगा। तो ये द्वितीय जो पद आता है जिसमें ओगोनिया किस में बदल गई, प्राइमरी oocyte में, और बनी संरचना को हम क्या कह रहे हैं, पूरी संरचना को प्राथमिक पटक। तो सेकंड जो पॉइंट आता है, इस सेकंड पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, ग्रोथ, वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था, तो वृद्धि जो अवस्था है, ये वृद्धि अवस्था मादा की भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आप हमेशा याद रखना कि अंड जनन की जो प्रक्रिया है ये मादा की भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि अंड जनन की क्रिया मादा की भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है, जिसमें गुणन अवस्था भी भ्रूणीय अवस्था में, वृद्धि अवस्था भी भ्रूणीय अवस्था में शुरू हो जाती है और परिपक्वन अवस्था भी भ्रूणीय अवस्था में शुरू हो जाती है। लेकिन पूरी कब होती है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है और मादा की यौवन अवस्था आ जाती है, तब जाकर वो पूरी होती है। तो सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, वृद्धि अवस्था। तो वृद्धि अवस्था में क्या होगा, ओगोनिया प्राथमिक पटक में परिवर्तित हो गई और इसके अंदर प्राथमिक पटक के अंदर जो अंडाणु कोशिका है उसे अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte अथवा प्राथमिक अंडाणु कोशिका। और प्राथमिक अंडाणु कोशिका हमने पहले बताया था आपको कि इसकी गुणिता भी क्या होगी, प्राइमरी अगर शब्द आए तो क्या होगा, द्विगुणित होगी संरचना। अब देखिए वृद्धि जो अवस्था है, ये वृद्धि अवस्था दो चरणों में पूरी होती है। वृद्धि अवस्था कितने चरणों में पूरी होगी, दो चरणों में पूरी होगी। तो उसे हम कहते हैं, इसकी वृद्धि अवस्था दो चरणों में पूरी होगी। और इसका पहला चरण है, ये कहलाता है प्री वाइटेलोजेनेसिस। वृद्धि अवस्था दो चरणों में पूरी होती है। पहला चरण है इसका पूर्व यौग संश्लेषण अवस्था। पूर्व यौग संश्लेषण अवस्था, वृद्धि अवस्था कितने चरणों में पूरी होगी, दो चरणों में पूरी होती है। पहला चरण यह है पूर्व यौग संश्लेषण अवस्था और दूसरा चरण हम पढ़ेंगे वाइटेलोजेनेसिस। दूसरा चरण क्या है, वाइटेलोजेनेसिस अर्थात यौग संश्लेषण अवस्था। यौग संश्लेषण
अवस्था, यौग संश्लेषण अवस्था। वृद्धि अवस्था जंतुओं में अंड जनन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होगी? ये सबसे लंबी अवस्था होती है। वृद्धि अवस्था अंड जनन की क्या होती है? सबसे लंबी अवस्था होती है। लेकिन मानव में सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? परिपक्वन अवस्था होती है। सबसे लंबी अवस्था कौन सी होगी? परिपक्वन अवस्था होगी। हमने कहा कि वृद्धि अवस्था 2 चरणों में पूरी होगी। सबसे पहला चरण क्या है? पूर्व यौग संश्लेषण। तो पहला जो पॉइंट है इसको हम नाम से ले लेते हैं कि पूर्व यौग संश्लेषण का मतलब क्या हुआ? यौग का संश्लेषण से पहले वाली जो अवस्था है, अर्थात एक अवस्था में किसका निर्माण होगा? यौग का निर्माण होगा। और यौग क्या होता है? अंडाणु के अंदर गाढ़ा पीले रंग का क्या पाया जाता है? एक द्रव पाया जाता है। अंडाणु में क्या पाया जाता है? एक गाढ़ा पीले रंग का द्रव पाया जाता है। उस गाढ़े पीले रंग के द्रव को हम क्या कहते हैं? पीत अथवा यौग कहते हैं। इस गाढ़े पीले रंग का जो द्रव है इसका निर्माण मादा की किसमें होता है? यकृत में और बसीय ऊतकों में होता है। क्या होता है? बसीय ऊतकों में होता है। यौग का निर्माण मादा के कहाँ होता है? यकृत में और बसीय ऊतकों में होता है। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो है क्या? पूर्व यौग संश्लेषण। यौग क्या है? गाढ़े पीले रंग का द्रव है और ये मादा के किसमें होता है? यकृत में और बसीय ऊतकों में इसका निर्माण होता है। लेकिन हमारी अवस्था तो कौन सी है? पूर्व यौग संश्लेषण अवस्था। तो पूर्व यौग संश्लेषण अवस्था में क्या होगा वो हम ये देखते हैं। तो पूर्व यौग संश्लेषण अवस्था में सबसे पहले तो क्या होता है? डीएनए में अर्थात केंद्रक में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? केंद्रक में परिवर्तन। और केंद्रक में परिवर्तन का मतलब डीएनए की मात्रा क्या हो जाती है? आवर्धित हो जाती है। डीएनए का क्या होगा? एम्प्लीफिकेशन होता है। पूर्व यौग संश्लेषण अवस्था में सबसे पहला पॉइंट क्या है? केंद्रक में परिवर्तन। और केंद्रक में परिवर्तन में क्या होगा? डीएनए क्या होगा? डीएनए का क्या होगा? एम्प्लीफिकेशन होगा। डीएनए का एम्प्लीफिकेशन आवर्धन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है कोशिका द्रव में परिवर्तन। और कोशिका द्रव में जब परिवर्तन होता है तो कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिकांगों की मात्रा, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिकांगों की मात्रा क्या हो जाती है? डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है। पूर्व यौग संश्लेषण अवस्था में दूसरा पॉइंट है कोशिका द्रव्य में परिवर्तन। और कोशिका द्रव्य में परिवर्तन क्या होगा? कोशिकांगों की मात्रा क्या हो जाती है? डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है। और सबसे ज्यादा जो कोशिकांग डबल होते हैं या सबसे ज्यादा कोशिकांग कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे ज्यादा कोशिकांग की मात्रा किसमें बढ़ती है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकांगों की मात्रा क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। एक पॉइंट इसमें यह आता है कि गोल्जी कार्य, अंडाणु के अंदर पाए जाने वाला जो गोल्जी कार्य है, जैसे हमने सपोज किया ये अंडाणु है, ये अंडाणु हो गया और ये अंडाणु की क्या हो गई? प्लाज्मा झिल्ली। और अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली के बाहर गोल्जी कार्य क्या करती है? एक आवरण या एक झिल्ली स्रावित करती है। इस झिल्ली को हम कहते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। एक पॉइंट क्या हो गया? गोल्जी कार्य अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक झिल्ली का स्त्रवन करती है या झिल्ली का निर्माण करती है। उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? विटेलाइन झिल्ली।
तो यहाँ पर अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली और एक और अंडाणु के चारों तरफ क्या बन गई, विटेलाइन झिल्ली बन गई। तो हमारा पहला पॉइंट पूरा हो गया, पूर्व यौग संश्लेषण अवस्था। पूर्व यौग संश्लेषण अवस्था के बाद में दूसरी अवस्था, सेकंड जो स्टेज है वो आती है कौन सी, यौग संश्लेषण अवस्था। सेकंड पॉइंट है यौग सिंथेसिस, ठीक है। और यौग सिंथेसिस अवस्था को हम क्या कहते हैं, वाइटेलोजेनेसिस। इस अवस्था में किसका संश्लेषण होगा, यौग का संश्लेषण होगा, इसलिए हम इसे कहते हैं यौग संश्लेषण अवस्था। और यौग क्या होता है, गाढ़े पीले रंग का द्रव, और इसका निर्माण कहां होता है, यकृत में और बसीय ऊतक में। यदि हम यौग का संगठन देखते हैं, यदि हम क्या देखते हैं, यौग का संगठन यदि देखते हैं, तो यौग में क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थों में सबसे अधिक अकार्बनिक घटक, इसका अकार्बनिक जो घटक है जिसमें हम जल मानते हैं, और सबसे ज्यादा मात्रा में 48.7। सबसे पहला पॉइंट, यौग का जो संगठन होता है, यौग के संगठन में सबसे पहला पॉइंट आता है अकार्बनिक घटक, और अकार्बनिक घटक में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, जल, 48.7%। कार्बनिक घटक होते हैं क्या, 32.6%। और कार्बनिक घटक में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होती है, वसा। कार्बनिक घटक में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होती है, वसा। प्रोटीन कितने परसेंट होती है, लगभग 16.7%। और कार्बनिक घटक में सबसे कम मात्रा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट होगा, केवल 1%। सबसे कम मात्रा में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, 1% होती है। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित, यौग से संबंधित। देखिए, कार्बनिक घटक में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होती है, वसा होती है, और वसा में सबसे ज्यादा मात्रा में, वसा में क्या होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में फास्फोलिपिड। वसा में सबसे ज्यादा कौन सी लिपिड होगी, फास्फोलिपिड। और फास्फोलिपिड में भी सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होती है, लेसिथिन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कार्बनिक घटक में सबसे ज्यादा मात्रा में वसा में सबसे ज्यादा मात्रा में फास्फोलिपिड, और फास्फोलिपिड में भी सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होती है, लेसिथिन होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कार्बोहाइड्रेट कितनी परसेंट है, ओनली 1% है। और इसमें जो कॉमन जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो कौन सी होती है, मैनोस होती है। कॉमन कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, इसमें मैनोस होती है। कॉमन कार्बोहाइड्रेट, सामान्य जो शर्करा होती है वो क्या होती है, मैनोस होती है। हम बात कर रहे थे किसके बारे में, वृद्धि अवस्था में। और वृद्धि अवस्था को हमने 2 पॉइंट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पॉइंट में, पूर्व यौग संश्लेषण अवस्था, और पूर्व यौग संश्लेषण अवस्था में हमने देखा था केंद्रक में और कोशिका द्रव में। केंद्रक में क्या परिवर्तन होगा, डीएनए की मात्रा डबल हो जाएगी। कोशिका द्रव में क्या परिवर्तन होगा, कोशिकांगों की मात्रा डबल हो जाएगी। सबसे ज्यादा जो कोशिकांग बढ़ेंगे वो कौन से होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, यौग संश्लेषण अवस्था, जिसमें यौग का संश्लेषण होगा, और ये यौग का क्या होगा, घटक। ये यौग के क्या है, घटक है, अर्थात यौग का ये क्या है, संगठन। इस तरह से यहां पर क्या बना था,
प्राइमरी oocyte बन गया था, प्राइमरी oocyte। तो बहुत सारे प्राइमरी oocyte कहाँ भ्रूणीय अवस्था में ही क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और इनमें जो अंडाणु कोशिका होती है वो किस अवस्था में होती है, प्राइमरी oocyte अवस्था में। और पूरी जो संरचना है इसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ऐसे बहुत सारे फॉलिकल का निर्माण हो जाता है। और इसका शेष परिवर्तन कब होगा, जब मादा की क्या आ जाती है, यौवन अवस्था आ जाती है, जब ऋतुस्राव चक्र पूरा होता है। तो पहली दो अवस्थाएं पूरी हो गई, मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ। अब ग्रोथ के बाद में तीसरा जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है कौन सा, थर्ड पॉइंट है मैच्यूरेशन, परिपक्व। मैच्यूरेशन, परिपक्व। अंड जनन की क्रिया में वो कितने पद हैं, 3 पद, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और थर्ड पॉइंट क्या है, मैच्यूरेशन। और हम जानते हैं कि इस अवस्था में क्या होता है, मियोसिस होता है, अर्थात क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन इस अवस्था में होता है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी oocyte बना है ये किसमें है, प्राइमरी फॉलिकल में, ये प्राइमरी oocyte है। और सम्मिलित जो संरचना है, पूरी जो संरचना है इसे हम क्या कह रहे हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल। और इसमें अंडाणु कौन सी अवस्था में है, प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन मादा की भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाता है। कब शुरू हो जाएगा, भ्रूणीय अवस्था में। और सबसे पहले कौन सा होता है, मियोसिस फर्स्ट। मैच्यूरेशन स्टेज में क्या होगा, मियोसिस होगा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, परिपक्व विभाजन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट शुरू हो जाएगा, किसमें, प्राइमरी oocyte। और मियोसिस फर्स्ट जब प्राइमरी oocyte में होता है, लेकिन ये क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में, कौन सी अवस्था में, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में रुक जाता है। कहाँ रुक जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में क्या हो जाता है, रुक जाता है। प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन मादा की भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि मियोसिस फर्स्ट में क्या होगी, प्रोफेज फर्स्ट होगी। और प्रोफेज फर्स्ट में कितनी अवस्था में पूरा होता है, प्रोफेज फर्स्ट LZPBD, ये हम पढ़ चुके हैं। तो मियोसिस फर्स्ट कहाँ रुक जाता है, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में ये रुक जाता है। तो यहाँ पर प्राइमरी oocyte जो है इसमें क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट शुरू हो गया, लेकिन डिप्लोटीन अवस्था में क्या हो गया, ये रुक गया। ये पूरा कब होगा, ऋतुस्राव जब चक्र होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जब मादा की यौवन अवस्था आ जाती है उस समय क्या होता है, ये पूरा होता है। और आपको ध्यान है कि जब ऋतुस्राव चक्र होता है तो प्राइमरी जो फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल किसमें बदल जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल किसमें बदल जाता है, टर्शियरी फॉलिकल में, तृतीयक पुटक में। और तृतीयक पुटक किसमें बदल जाता है, ग्राफीय पुटक में बदल जाता है, अर्थात परिपक्व पुटक में बदल जाता है। ये सभी जो प्रोसेस हैं ये क्या होते हैं, ऋतुस्राव चक्र के ऋतुस्राव चक्र के समय। और हम जानते हैं ऋतुस्राव चक्र के 13वें दिन क्या हो जाता है, ये पुटक परिपक्व हो जाता है, जिसे ग्राफीय पुटक कहा जाता है। और जब ग्राफीय पुटक बनता है तो उसमें अंडाणु कौन सी अवस्था में होता है, द्वितीयक oocyte अवस्था में होता है। तो इस तरह से जब क्या बन जाता है, तृतीय पुटक, और तृतीय पुटक से ग्राफीय पुटक बनता है तो मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और मियोसिस फर्स्ट पूरा हो जाने से 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक कोशिका बड़े आकार की, एक कोशिका
कोशिका बड़े आकार की बनती है और एक कोशिका क्या होती है, छोटे आकार की होती है, छोटे आकार की बनती है। इसमें जीवद्रव्य की मात्रा नगण्य होती है, इसमें जीवद्रव्य भी उपस्थित होता है और डीएनए भी उपस्थित होता है, लेकिन यहाँ पर केवल क्या होता है, डीएनए ही पाया जाता है। तो इस तरह से हमने पहले बताया था आपको, जब प्राइमरी oocyte में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है, तो प्राइमरी oocyte से दो कोशिकाएं बनेंगी, एक बड़े आकार की जिसमें जीवद्रव्य और डीएनए पाया जाता है, एक छोटे आकार की। तो ये बड़े आकार की जो कोशिका बनती है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी। बड़े आकार की कोशिका को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी oocyte, और छोटे आकार की जो कोशिका बनती है इसे हम कहते हैं पोलर बॉडी। ध्रुवीय काय। तो यहां पर किसका निर्माण हो गया, ध्रुवीय काय का निर्माण हो गया। जैसा कि हम यदि अंडाणु का यदि डायग्राम बनाए तो हम वहां पर जैसे हमने क्या पढ़ा था, ग्राफियन फॉलिकल, तो ये जैसे ग्राफियन फॉलिकल माना और यहाँ पर ये क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte, और इसके साइड में क्या होगी, एक पोलर बॉडी भी होगी। तो ये पोलर बॉडी होगी, ये सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का निर्माण किससे हुआ, मियोसिस फर्स्ट से। मियोसिस फर्स्ट किसमें होता है, प्राइमरी oocyte में। अब इसमें सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी दोनों में कौन सा विभाजन हो सकता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। यहाँ पर कौन सा विभाजन होगा, मियोसिस सेकेंड। और पोलर बॉडी में भी क्या हो सकता है, मियोसिस सेकेंड हो सकता है। मियोसिस सेकेंड कब शुरू होगा, ये ऋतुस्राव चक्र के समय होता है। तो यहाँ पर सेकेंडरी oocyte में क्या हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस सेकेंड शुरू हो जाता है, लेकिन ये क्या हो जाता है, मेटाफेज सेकेंड में जाकर रुक जाता है। मेटाफेज सेकेंड में जाकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। मेटाफेज सेकेंड यहां पर कहां रुका, डिप्लोटीन अवस्था में। मियोसिस फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में रुक गया। सेकेंडरी oocyte में कौन सा विभाजन शुरू हो गया, मियोसिस सेकेंड शुरू हो गया, लेकिन कहां रुक जाता है, मेटाफेज सेकेंड में रुक जाता है। और ये पूरा कब होगा, निषेचन से पहले। कब पूरा होगा, निषेचन से पहले, जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में अर्थात सेकेंडरी oocyte के पास में आता है, तो निषेचन से जस्ट पहले क्या होता है, सेकेंडरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाता है, जिससे सेकेंडरी oocyte वापस दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। एक कोशिका बड़े आकार की बनती है और एक कोशिका क्या बनती है, छोटे आकार की बनती है। तो यहाँ पर इस तरह से ये बड़े आकार की कोशिका जो बनती है, यही क्या कहलाता है, ओवम कहलाता है, अंडाणु कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, अंडाणु। और छोटे आकार की जो कोशिका बनती है, ये क्या कहलाती है, ध्रुवीय। तो सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड हुआ, जिससे दो कोशिकाएं बनी। बड़े आकार की कोशिका क्या कहलाती है, ओवम, अंडाणु कहलाती है, और छोटे आकार की कोशिका ध्रुवीय काय कहलाती है। यदि पोलर बॉडी में भी क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है, तो यहां से दो पोलर बॉडी और बनेगी। एक पोलर बॉडी हो गई, एक पोलर बॉडी। इस तरह से देखिए यहां पर टोटल अंड जनन के समय कितनी पोलर बॉडीज बन रही हैं, 1 2 3। यदि यहां पर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, तो दो पोलर बॉडी तो यहां बन जाएगी और एक पोलर बॉडी यहां से बन जाएंगी। तो टोटल कितनी पोलर बॉडीज बनी, 3 पोलर बॉडीज यहां पर बनी। लेकिन यदि यहां पर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड नहीं होता है, तो कितनी पोलर बॉडीज बनेंगी, एक तो ये पोलर बॉडी बनेगी और
या तो 2 बनती हैं या 3 बनती हैं। 2 कब बनेंगी? जब इस पोलर बॉडीज में क्या नहीं होता है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड नहीं होता है। 3 कब बनेगी? जब पोलर बॉडी में अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, तो 3 पोलर बॉडीज। इस तरह से यहाँ पर अंडाणु बना है, इसकी गुणिता क्या हो जाएगी? गुणित, अर्थात इसमें सूत्रों की संख्या क्या होगी? हैप्लॉइड। अंडाणु की गुणिता क्या हुई? पोलर बॉडीज की गुणिता क्या होती है? सेकेंडरी oocyte की गुणिता क्या होगी? प्राइमरी oocyte की गुणिता क्या होती है? अंड जनन की क्रिया कितने चरणों में पूरी हो गई? 3 चरणों में पूरी हो गई। गुणन, वृद्धि और परिपक्वन अवस्था भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है, लेकिन पूरी कब होगी? निषेचन से पूर्व। कैसे? देखिए, प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, टर्शियरी फॉलिकल बनेगा और ग्राफियल फॉलिकल बनेगा। और 14वें दिन ग्राफियल फॉलिकल क्या हो जाता है? फट जाता है। तो जब ग्राफियल फॉलिकल फटता है तो उसमें से कौन बाहर निकलता है? सेकेंडरी oocyte। तो इसका मतलब प्राइमरी oocyte में तब तक कौन सा विभाजन पूरा हो जाता है? मियोसिस फर्स्ट पूरा हो जाता है। और ग्राफियल फॉलिकल के फटने के बाद में सेकेंडरी oocyte अंडाशय में से बाहर निकलकर अंडवाहिनी में प्रवेश कर जाता है। तो मानव के अंदर जब अंडवाहिनी में अंडाणु जा रहा है, उस समय कौन सी अवस्था में होगा? सेकेंडरी oocyte अवस्था में। फिर इसके पश्चात ये सेकेंडरी oocyte के संपर्क में जब क्या आता है? शुक्राणु आता है, तो उस समय इसमें कौन सा विभाजन पूरा होगा? मियोसिस सेकंड पूरा होगा, जिससे सेकेंडरी oocyte 2 कोशिकाएं बनाएगा, बड़ी कोशिका अंडाणु और छोटी कोशिका ध्रुवीय का। और इस अंडाणु को ही शुक्राणु क्या करेगा? निषेचित करेगा, फर्टिलाइज करेगा। तो यहाँ पर 2 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं कि मियोसिस सेकंड कहाँ रुक जाता है? मेटाफेज सेकंड में। और मियोसिस फर्स्ट कहाँ रुक जाता है? डिप्लोइड।